गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द स्कोर बूस्टर सीरीज। हम जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कोर बूस्टर सीरीज में हम डेली 8:15 बजे सुबह मॉर्निंग में हम स्टैटिक जीके और जीएस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं संविधान में और 12 शेड्यूल्स हैं, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी देखेंगे। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मेंशन है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। आर्टिकल 1 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात की गई है। आर्टिकल 2 में अगर कोई स्टेट या कोई टेरिटरी इंडियन यूनियन में ऐड की जा रही है तो उसको आर्टिकल 2 से डील किया जाएगा। और आर्टिकल 3 में किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, घटाना है, तो वो आर्टिकल 3 से डील करेगा। और ये किसके लिए है? जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसके केस में। पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 में बेसिकली बात की गई है कि वो कौन से लोग हैं जो सिटीजन थे इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। और आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए ताकि सिटीजनशिप डिटरमाइन की जा सके। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 में डिफाइन किया है स्टेट का कि स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और जो डेरोगेशन है, मीन्स पार्लियामेंट जो संविधान में जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट में है, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो आर्टिकल 13 के तहत वो नल एंड वाइड हो जाएगा। और टोटल जो है आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को पहले 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लेकिन अभी जो है आज के समय 5 कैटेगरी में है। तो ये 5 कैटेगरी, पहला राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, ऐसे याद कर लीजिए RRCSP, रिलीजियन, रेस, कॉस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19 में बेसिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, ये जो है आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में है बेसिकली प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A ये राइट टू एजुकेशन है, इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच है। आर्टिकल 23 बेसिकली बात करता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर है, ये और इंडिविजुअल्स का जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है संविधान के द्वारा। और आर्टिकल 24 में जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनसे जो है हजारस प्लेस में काम नहीं कराया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 में बेसिकली फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वन इंडिविजुअल लैंग्वेज, रिलीजियन बेसिकली। आर्टिकल 26 में ये आप अपना रिलीजियस अफेयर जो है मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में ये बोला गया है कि स्टेट जो है किसी भी रिलीजियन से पैसे नहीं लेगी फॉर दी प्रमोटिंग पार्टिकुलर रिलीजियन, तो आपको टैक्सेस नहीं देने हैं फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियन। आर्टिकल 28 में ये बात की गई है कि जो स्कूल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। आर्टिकल 29 बेसिकली बात करता है कि जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 30 में राइट टू माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट था,
आज इसको जो है बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसका जो है इसको रिपील कर दिया गया और इसको पार्ट 12 में ऐड कर दिया गया एज अ लीगल राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब फंडामेंटल राइट तो इतने मिल गए, लेकिन अगर उसका वायलेशन होता है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल 32 में। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अगर किसी भी पार्ट का फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है स्टेट के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, तो उस केस में इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट जो है रिट्स इशू करेगा। और ये रिट्स कौन कौन से हैं, जैसे हाइवियस कार्पस, मैंडेमस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, दीज आर दी रिट्स। आर्टिकल 33 ये पार्लियामेंट का ये पावर है कि वो जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स उसको मॉडिफाई कर दें फॉर दी सर्टेन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। जैसे आर्म के फोर्सेस में, मिलिट्री में, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 34 में बोला गया है कि मार्शल लॉ के समय फंडामेंटल राइट्स किसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 35 ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लेजिस्लेशन बनाया जाएगा इस इफेक्ट को देने के लिए, फंडामेंटल राइट में जो भी चीज़ें मेंशन हैं उसको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट जो है उसके लिए कानून बनाएगी। पार्ट 4 DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कुछ नोबल आइडियाज़, वेलफेयर पॉलिसीज दी गई हैं कि गवर्नमेंट जब रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी तो पार्ट 4 को कंसिडर करेगी, और पार्ट 4 जो है मैंडेटरी नहीं है। तो आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है। आर्टिकल 37 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एप्लीकेशन क्या है इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 38 स्टेट एक ऐसा ऑर्डर ट्राई करेगा कि एक ऐसा ऑर्डर सोसाइटी में क्रिएट हो जहाँ पे हर किसी का वेलफेयर हो सके। तो बेसिकली ये है वेलफेयर स्टेट का, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 39 कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर टू बी फॉलोड बाय स्टेट, जो क्या करें, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर प्रमोट करें। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 ये प्रोविजन पार्लियामेंट बनाएगा फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जो मैटरनिटी रिलीफ मिलती है वो आर्टिकल 42 के कारण मिलती है। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एट्सेट्रा फॉर वर्कर्स। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दिस सिटीजन। जैसे रिलीजियस वाइज सबके रूल हैं कि हर रिलीजन में अलग अलग सिविल रूल्स बने हैं, तो आर्टिकल 44 के अंदर ये बात की गई है कि गवर्नमेंट ये एफर्ट करेगी कि आने वाले समय में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देगी जो कि सभी रिलीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 45 में इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है कि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है दी जाएगी। आर्टिकल 46 ये बात करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा स्टेट के द्वारा फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 में ये बोला गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे ताकि उनकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी हो। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। आर्टिकल 48A ये बात करता है कि एनवायरनमेंट का जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा और उसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्टेड रहें। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 बात की है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी है और इसमें केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। स्टार्टिंग में केवल 10 थे और 11वां जो
फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया। पार्ट 5 द यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है, ये आर्टिकल 52 से लेके 73 तक। 52 ये बोलता है कि एक प्रेसिडेंट होंगे। 53 जो भी यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। आर्टिकल 56 में बात करता है कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिसबिहेवियर। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 का वायलेशन करेंगे तो क्या प्रोसीजर है उनके रिमूवल के लिए, वो प्रोसीजर आर्टिकल 61 में मेंशन है। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे सस्पेंड करना, रेमिट करना, कम्यूट करना किसी इंडिविजुअल के सेंटेंसेस को। आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक ये यूनियन मिनिस्ट्री से डील करता है। आर्टिकल 74 में ये मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एड एंड एडवाइस करे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 ये मिनिस्टर के कुछ अदर प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है कि देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु शैल रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट केसेस इन द कोर्ट। आर्टिकल 78 ये ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ये उनकी ड्यूटी होगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को मुहैया कराएं। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 ये काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 81 ये हाउस ऑफ पीपुल, ये राज्यसभा हो गया और ये आपका हो गया लोकसभा। आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन कमीशन की बात करता है कि जब सेंसस होगा उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को तय करेगा। आर्टिकल 85 पार्लियामेंट के सेशन की बात करता है, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। और हाउस का प्रोरोगेशन होगा, हाउस का कब, लोकसभा कब डिसॉल्व होगी, ये आर्टिकल 85 में मेंशन है। आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है स्पेशल एड्रेस देंगे टू दी पार्लियामेंट। आर्टिकल 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे हाउस ऑफ पीपुल में। आर्टिकल 94 में जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सीट कब खाली, अगर खाली होगी वो रिजिग्नेशन कैसे देंगे, उनका रिमूवल का प्रोसीजर कैसे होगा, ये आर्टिकल 94 में मेंशन है। आर्टिकल 100 में आपको जो लोकसभा है वहाँ पे हाउस और राज्यसभा है वहाँ पे जो है बेसिकली वोटिंग कैसे होगी और हाउस का पावर क्या होगा और कोरम, और यहाँ तक कि कास्टिंग वोट, जो आपने सुना होगा कि स्पीकर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, वो आर्टिकल 100 में मेंशन है। आर्टिकल 102 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनके डिसक्वालिफिकेशन का यहाँ पे जिक्र है। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके प्रिविलेजेस का डिस्कस यहाँ पे मेंशन है कि उनके पास कौन कौन से प्रिविलेजेस होंगे। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ सर्टेन लॉस, जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनता है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया बिल को, राज्यसभा ने विथहोल्ड कर दिया, तो ऐसे केसेस में एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 109 ये बात करता है कि मनी बिल का प्रोसीजर कैसे होगा, कि मतलब मनी बिल को किस प्रोसीजर के तहत पास किया जाएगा। और आर्टिकल 110 में मनी बिल है। आर्टिकल 111 जो प्रेसिडेंट बिल को एसेट देते हैं इसका मेंशन है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की बात यहाँ पे जिक्र है। आर्टिकल 116 ओट्स ऑन अकाउंट, ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल।
आर्टिकल 112 पार्लियामेंट्स की जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें कोर्ट्स के पास राइट नहीं है कि उसमें इंक्वायर करे। आर्टिकल 123 ये ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। आर्टिकल 124 से 146 तक सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 बात करता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 126 एड हॉक जज। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग ये मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीट है ये दिल्ली है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो दिल्ली के अलावा कहीं और पे भी ये सीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ते प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 अपैलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव अपील। आर्टिकल 137 रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 जो भी लॉ डिक्लेयर किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो भी डिसीजन दिए जाएंगे वो बाइंडिंग होगा ऑन दी ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, यानी यहाँ पे बात की गई है कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 143 इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट कोई भी मैटर है उसके रिगार्डिंग एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 145 एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र है और यहाँ पे ये भी है जिक्र है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना है तो उस केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी। और मिनिमम 5 जज होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। आर्टिकल 148 सीएजी की बात करता है। आर्टिकल 144 ये 149 है कि सीएजी का ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या हैं। आर्टिकल 150 में बेसिकली मेंशन है कि किस फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स बनेगा। और आर्टिकल 151 में है कि ऑडिट रिपोर्ट्स। पार्ट 6 इसमें स्टेट का जिक्र है। आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग गवर्नर होगा एक स्टेट में। आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वो पार्डन कर सके। आर्टिकल जैसे प्रेसिडेंट के केस में पार्डनिंग पावर कहाँ पे मेंशन है 72 में, उसी प्रकार आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर है गवर्नर के पास। आर्टिकल 162 ये स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक अप्लीकेबल है वो उसका मेंशन है। आर्टिकल 163 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद द केसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी प्रकार एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं अंडर आर्टिकल 165 टू डील विद द केसेस रिलेटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट इन कोर्ट। आर्टिकल 167 में बात की गई कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होगी रिगार्डिंग फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर। जैसे 78 में आर्टिकल 78 में ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है फर्निश कराएं, उसी प्रकार आर्टिकल 167 में ये चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 168 में स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। आर्टिकल 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है इसका क्रिएशन और एबॉलिशन का जिक्र है। आर्टिकल 170 ये कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 174 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। आर्टिकल 175 के अंदर गवर्नर के पास ये राइट है कि वो हाउस को एड्रेस करे और मैसेज सेंड करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हाउसेस को। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। और आर्टिकल 177 में मेंशन है कि जो मिनिस्टर्स हैं और एडवोकेट जनरल हैं उनका हाउस के रिस्पेक्ट में क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 178
ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल 189 वोटिंग हाउस में कैसा होगा, जिस प्रकार लोकसभा में स्पीकर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर के पास वोटिंग राइट, कास्टिंग वोट की पावर होती है। आर्टिकल 195 जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके भी कुछ प्रिविलेज होते हैं जो आर्टिकल 194 में मेंशन है। आर्टिकल 198 ये डील करता है मनी बिल से इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। आर्टिकल 199 ये बेसिकली प्रोसीजर बता रहा है, और 199 में डिफिनीशन है मनी बिल का स्टेट के केस में। और अगर सेंट्रल की बात की जाए तो आर्टिकल 110 में मनी बिल है, और 109 में क्या है, प्रोसीजर है कि मनी बिल को कैसे पास किया जाएगा। और आर्टिकल 200 में एसेंट टू दी बिल्स, गवर्नर जो है बिल को कैसे एसेंट देंगे। और कुछ आपने सुना होगा कि गवर्नर जो है कुछ बिल को रिजर्व कर लेते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, तो ये पावर उनको आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग मिली हुई है। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द स्टेट। आर्टिकल 204 अप्रोप्रिएशन बिल फॉर द स्टेट। आर्टिकल 205 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस जो ग्रांट्स होते हैं इसका फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 205 में मेंशन है। आर्टिकल 206 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 210 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, ये आर्टिकल 210 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है। आर्टिकल 213 में ये ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर की। आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट से डील करता है। 214 में कि हाई कोर्ट एक होगा स्टेट में। 215 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, उसी प्रकार अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 222 ये जो जज का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये आर्टिकल 222 में मेंशन है। आर्टिकल 223 के अकॉर्डिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस ईस्ट हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 224 के अकॉर्डिंग एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट में। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का पावर है टू इशू रिट्स, जैसे अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते था 5 टाइप का, उसी प्रकार अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करेगा। आर्टिकल 227 ये पावर है हाई कोर्ट का फॉर द सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, क्योंकि एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उन सब का सुप्रिटेंडेंस हाई कोर्ट करता है। आर्टिकल 231 में मेंशन है कि एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है फॉर द 2 और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये मेंशन है। पार्ट 7 ये बेसिकली रिपील कर दिया गया है, यानी अब ये इफेक्ट में नहीं है। पार्ट 8 ये यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक है। 239 बात करता है कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। 240 बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है ये इनके पास पावर है कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन ये बना सकते हैं। आर्टिकल 241 ये हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। पंचायती राज पार्ट 9, पंचायती राज बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया इस पार्ट को। इसमें 243A में ग्राम सभा है। ग्राम सभा बेसिकली जो पंचायत होती है वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड इलेक्टोरेट होते हैं बेसिकली इलेक्टर बोल दीजिए या वोटर बोल दीजिए, वो बेसिकली ग्राम सभा फॉर्म करते हैं। आर्टिकल 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है पंचायत में। आर्टिकल 243G पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243I से क्या हो गया, इनकम, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन है उसको बनाने की बात की गई है ताकि पंचायती राज का फाइनेंशियल पोजीशन
ये रिव्यू कर सके। आर्टिकल 243 के ये इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात करता है। 243 ओ कोर्ट को ये बार है कि वो इंटरफेरेंस करे इन द मैटर ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स इन केस ऑफ पंचायती राज। और पार्ट 9A ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया। आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेड तक है। 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपालिटी। आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी। ये वार्ड्स कमेटी का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 243 में। 243 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द केस ऑफ म्यूनिसिपालिटी। 243 पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपालिटीज। 243 ये पावर है म्यूनिसिपालिटी का कि वो टैक्सेस को इम्पोज करें और फंड को रेज करें फॉर द गवर्नेंस ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़। आर्टिकल 243 ये फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243 ये कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। 243 कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। और आर्टिकल 243 ये बार करता है कोर्ट को इन द इलेक्टोरल मैटर्स इन केस ऑफ म्यूनिसिपालिटी। पार्ट 9B इसको बेसिकली ऐड किया गया आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पार्ट 9B ऐड किया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है ये 243 में डिफाइन किया गया है। पार्ट 10 ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात की गई है। तो आर्टिकल 244 में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा ये आर्टिकल 244 में मेंशन है। आर्टिकल 11 जो पार्ट 11 है संविधान का ये बेसिकली डील करता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, क्योंकि ये 3 टाइप रिलेशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आर्टिकल 248 में बेसिकली बोला गया कि जो रेजिड्यूरी पावर है, जैसे आप 7th शेड्यूल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूअल लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, नहीं 3 लिस्ट हैं, एक आपका स्टेट लिस्ट है, एक आपका सेंट्रल लिस्ट है और एक आपका कॉन्करेंट लिस्ट है। और जो सब्जेक्ट बच गए वो किस में आते हैं? रेजिड्यूअल सब्जेक्ट, रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट हैं वो। तो ये बोला गया है आर्टिकल 248 में कि स्टेट वाले पे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल वाले पे सेंट्रल, और कॉन्करेंट वाले केस में सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल का लॉ जो है प्रिवेल करता है। लेकिन 248 के अकॉर्डिंग ये बोला कि जो रेजिड्यूअरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लेजिस्लेशन बनाएगी। 249 में पार्लियामेंट कुछ जो सब्जेक्ट मैटर हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है इन द नेशनल इंटरेस्ट। 250 में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में रूल बनाएगी इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर ऑपरेशन इफेक्ट में है, और नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। और आर्टिकल 251 के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाए गए हैं 249, 250, देखिए इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 251। तो 252 देखिए, 252 में बेसिकली पार्लियामेंट 2 या 2 से अधिक अगर स्टेट जो है कंसेंट देते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और 253 में स्टेट लिस्ट पे यहाँ बनाएगी, जब अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है कंसेंट देते हैं पार्लियामेंट को कि आप रूल बनाइए फॉर द स्टेट्स। आर्टिकल 253 इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड इशूट्स की बात की गई है। आर्टिकल 268 के तहत यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट उसको लेवी करती है, लेकिन उसका कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन यूज स्टेट गवर्नमेंट करती है। और 269 में कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि लेविड और कलेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो ड्यूटी लेकिन स्टेट को वो जो कलेक्शन है दे दिया जाता है। 269A
ये बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की बात करता है 261 इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IGST हो जाएगा। आर्टिकल 270 टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 271 सरचार्ज की बात करता है। आर्टिकल 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 279 GST, 279 है GST। 280 फाइनेंस कमीशन। 292 ये बारोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 293 बारोइंग बाय स्टेट्स। पार्ट 13 ये इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स की बात करता है कि जो आर्टिकल 302 है इसके तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे इन द केस ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। पार्ट 14 ये सर्विसेज की बात करता है अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। जो UPSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये पार्ट 14 में मेंशन है। तो आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स यानी UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 320 पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या फंक्शन होंगे, 320 में मेंशन है। 323 में ये रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट होगी पब्लिक सर्विस कमीशन की वो कैसे रिपोर्ट बनेगी उसका जिक्र है। पार्ट 14A ये ट्राइब्यूनल्स हैं अंडर आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अंडर आर्टिकल 323B ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। पार्ट 15 इलेक्शन से डील करता है। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बात की गई कि वहाँ भी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी जिसका ये रोल होगा कि वो सुपरिटेंडेंस करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे इलेक्शन को। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है कि जो कोई भी 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। आर्टिकल 329 में बात की गई कोर्ट जो है ये कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर करे। पार्ट 16 ये स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। जैसे आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन की बात की गई है SC और ST के लिए इन द हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा में। आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन की बात की गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसको बेसिकली 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 338 से ऐड किया गया था। और आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इसको ऐड किया गया 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत। आर्टिकल 339 बात करता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट का जिक्र है। आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 342A इसको भी ऐड किया गया है 102वां अमेंडमेंट एक्ट जो था 2018 का, उसके थ्रू 342A को ऐड किया गया है। इसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का मेंशन है। पार्ट 17 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज से बेसिकली डील करता है। 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी इसका मेंशन है। 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लैंग्वेज बोलिए लैंग्वेजेस बोलिए स्टेट का क्या होगा, क्योंकि एक स्टेट में मोर देन वन ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। आपको बताना है कि आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर एक्ट बिल्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी और जो एक्ट और बिल्स होंगे उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, आर्टिकल 348 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 350 ये बेसिकली बात करता है कि जो ग्रीवेंसेस होंगे उसको किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना होगा। आर्टिकल 350A ये बेसिकली ये बोलता है कि जो प्राइमरी स्टेज है एजुकेशन का उसमें मदर टंग में बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 बेसिकली बात करता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 355
यूनियन की यह ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिवेलियन एक ग्राउंड बन गया है, इसको अब ऐड कर दिया गया है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। ऊपर मैंने कहीं पे डिस्कस किया कि 356 नेशनल इमरजेंसी, लेकिन वो बेसिकली 352 है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 358, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 20 ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का किस प्रकार होगा, ये आर्टिकल 368 में मेंशन है कि पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे। कैसे करे, अमेंडिंग की पावर है, प्रोसीजर भी मेंशन है 368 में। पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस मेंशन है, जिससे कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस मिला है। 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश, 371E ये तेलंगाना नहीं है, केवल आंध्र प्रदेश है। 371E आपका सेंट्रल 371E ये अच्छा 371D और E ये दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित है स्पेशल स्टेटस को। और 371E में बेसिकली वहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 371F में सिक्किम स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल स्टेटस। 371G मिजोरम, 371H आंध्र अरुणाचल प्रदेश, 371I स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ गोवा, 371J स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब पार्ट 22 बेसिकली इसमें ये बात की गई है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में केवल एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट आया था 1947 में वो यहाँ पे मेंशन है। और ये मेंशन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना उसको अब रिपील कर दिया गया। वी आर नो मोर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब संविधान इफेक्ट में आया था उस समय टोटल 8 शेड्यूल्स थे और बाद में 4 शेड्यूल्स ऐड कर किए गए बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन स्टेट का क्या है, जैसे प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलावेंसेस प्रिविलेजेस एमोलूमेंट्स, ये शेड्यूल 2 में मेंशन है। शेड्यूल 2 में बेसिकली इमोलूमेंट्स मेंशन है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव। देखिए ये सेंट्रल के केस में हो गया, अब इसी अपोजिट में आप स्टेट में चले जाइए। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और थर्ड शेड्यूल में ये ओथ की बात की गई है और इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होते हैं बेसिकली, पार्लियामेंट जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उनका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, CAG, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स। इन सारे लोग कौन सा ओथ लेंगे उसका जिक्र थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल में प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट किस यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट है इसका जिक्र आपको फोर्थ शेड्यूल में मिलता है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का, ये फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट का जिक्र है, तामेमी, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो कि 6 शेड्यूल में मेंशन है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। 9th शेड्यूल ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया था ताकि शील्ड प्रोवाइड किया जा सके जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून थे उनको, ताकि उनका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके और वो क्योंकि वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे थे
तो अगर उनको इससे शील्ड प्रोवाइड किए जाएगी तभी तो कोर्ट जो है बेसिकली उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करेगी। 10th शेड्यूल ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड किया गया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया, इसमें टोटल 29 मैटर्स मेंशन है। और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड है, इसमें टोटल 18 मैटर्स इंक्लूड हैं। कोलोबियल सॉइल ये एक ऐसी सॉइल है कि जो कि आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगा। जैसे ये पहाड़ है हिल एरिया, यहाँ पे जो भी रॉक है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, वेदरिंग होगा उसका। जब वेदरिंग होगा तो ये कमज़ोर हो जाएगी रॉक, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये फुट हिल पे आ जाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसी सॉइल को बोलते हैं कोलोबियल सॉइल। एओलियन डिपॉजिट्स ये बेसिकली एयर के द्वारा जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसको एओलियन डिपॉजिट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली सैंड, सिल्ट साइज स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स। तेलुगु सिनेमा जो टॉलीवुड्स का बेसिकली मतलब होता है कि जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है, इंडस्ट्री है इंडिया की, इसी को टॉलीवुड बोलते हैं। और इसका जो मेन प्रोडक्शन हब सेंटर है ये हैदराबाद है, और इंडिया की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फॉर्मेशन 1927 में किया गया, और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट दोराबजी टाटा थे और फाउंडिंग सेक्रेटरी एजी नोएरेन थे। और इस कमेटी का बेसिकली पर्पज ये है कि ये एथलीट्स को सेलेक्ट करती है फॉर दी ओलंपिक गेम्स, एशियंस गेम्स और अदर जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हो रहे हैं उनके लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 1894 में ये कमेटी बनी, और इस कमेटी के फाउंडर पियरे डे कुबर्टिन और डिमेट्रियोस विकेलास थे। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक गेम्स आप देखते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ये 1969 का है, और इसको 2023 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अभी इसमें जो कुछ नए प्रोविजंस हैं, जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई बर्थ या डेथ हो रही है तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि विद इन 21 डेज वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्फॉर्म करें। अगर वो रिपोर्ट इस चीज़ को नहीं करते हैं तो वो उन पर पेनाल्टी लगेगी। और जो अगर कोई बर्थ डेथ हो रही है तो सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर तो सर्टिफिकेट इशू करना है, और 21 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। CRBS सिस्टम बेसिकली सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी बर्थ हुआ, डेथ हुआ, मैरिज, डाइवोर्स, किस कारण किसी का डेथ हुआ, तो इन सारे चीज़ों को ये मेंशन करते हैं इस रजिस्टर में। इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर हम इंडिया और इंटरनेशनल बॉर्डर करें, इंडिया कई कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। तो बांग्लादेश से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से बॉर्डर लेंथ 4096 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश से आप ये देखिए, ये हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देखिए वेस्ट बंगाल। फिर आपका असम, मेघालय, और ये भी असम है, और ये त्रिपुरा। और ये देखिए ये बांग्लादेश है ना, तो मिजोरम वाला रीजन भी बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश से। चाइना से बॉर्डर लेंथ 3488 मीटर है। इससे हमारा बॉर्डर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये वाले आप रीजन देख सकते हैं। ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये वाले रीजन हमारे, और ये सिक्किम, ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना से। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब ये मैप देखिए, ये जम्मू कश्मीर है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात, ये वाले बॉर्डर शेयर स्टेट कर रहे हैं। नेपाल से हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, टोटल कितने हो गए, 5 स्टेट। अब ये देख लीजिए मैप में, ये नेपाल हो गया। नेपाल से आपका ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यही चीज़ तो मेंशन है ना, और सिक्किम।
म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मिजोरम। ये म्यांमार हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब भूटान से बात की जाए तो भूटान आपका ये है। तो भूटान से आपके कौन कौन स्टेट शेयर कर रहे हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए वेस्ट बंगाल ये वाला, सिक्किम यहाँ पे, और ये असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट। अफगानिस्तान से बेसिकली अफगानिस्तान जो है लद्दाख वाले रीजन में ये छोटा सा हिस्सा देखेंगे यहाँ पे आता है, और इसको अभी बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान वाला बलूचिस्तान वाला रीजन है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी है। अगर हम बॉर्डर फोर्सेस की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी जो बीएसएफ है ये तैनात है। तो अगर आप पाकिस्तान वाला यहाँ देखिए, और वेस्ट बंगाल भी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान था पहले, तो यहाँ पे भी बीएसएफ है। और इंडो चाइना बॉर्डर पे बेसिकली ये वाला रीजन और ये वाला, यहाँ पे आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स देखने को मिलेगी। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान, ये नेपाल वाला और ये भूटान वाला, यहाँ पे आपको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया म्यांमार वाले बॉर्डर पे आपको असम राइफल्स मिलेगा। अब बात करें कौन सी स्टेट कितना बॉर्डर किससे शेयर करती है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बचपन में एमबीए किया तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, नहीं ये गलत हो गया, 1 मिनट, ये अभी याद नहीं आ रहा है, कमेंट करिए अगर आपको पता हो तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 1968 में आई थी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, और ये कमिटी एक पॉलिसी जो थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन आई थी 1964 से 66 में। ये कमेटी बनी थी इसके बीच में, और इस कमेटी ने रिकमेंड दिया था कि 3 लैंग्वेज जो है फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में ऐड कर लिया गया था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, जो कि बेसिकली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करती है। हमने बैक्टीरियल कैमल को पढ़ा है जो कि लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है। उसी प्रकार जो खैराई कैमल्स हैं ये गुजरात में इंडिजिनस हैं, यानी ये गुजरात में ही पाए जाते हैं। और इनकी एक एबिलिटी है कि ये जो सी है ना वो उसमें अप टू 3 किलोमीटर ये जो है स्विम कर सकते हैं। ये मैंग्रोव को खाते हैं, और इनका जो प्रिजर्वेशन था रबरी और फाकीरानी जो जाट कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इसका प्रिजर्व किया गया है। और इसका मिल्क जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स में तो रिच है ही रिच, उसके अलावा उसमें थेरेपेटिक मतलब मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखिए IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, और मैक्सिमम ये कच्छ वाले रीजन में है। और 6,600 कैमल्स आपको जामनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। दिस कैमल्स स्पीसीज कैन सर्वाइव ऑन ड्राई लैंड एंड सी। इट कैन स्विम फॉर हावर्स इन सी इन द सर्च ऑफ मैंग्रोव्स। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में है, और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। टर्मेरिक को जो हल्दी होता है इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। वर्ल्ड में जितना भी हल्दी का प्रोडक्शन होता है 70% इंडिया में प्रोडक्शन होता है, और इंडिया इसलिए लीडिंग एक्सपोर्टर भी है हल्दी का। गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे जो लेबर है और जो मालिक है इनके बीच एक फॉर्मल कॉन्टैक्ट नहीं होता, इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट होता है, और ये केवल फॉर द पर्पज ऑफ वर्क के लिए होता है। जैसे आप एक लेबर मार्केट में, आपको अगर घर बनवाना है तो आप लेबर मार्केट में जाते हैं, लेबर को लाते हैं, फिर जब आपका काम हो जाता है तो आपको उनको पैसे दे के बाय बाय टाटा कर देते हैं। तो उसी प्रकार गिग इकोनॉमी में होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जैसे फ्रीलांसिंग, और यहाँ पे जो अग्रीमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वो टास्क बेस्ड वर्क बेस्ड होता है, और ये परमानेंट जॉब्स नहीं होती। जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है एम्प्लॉय को
फायर कर दिया जाता है। ये एक टाइप का नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं रहता और ये वर्क बेस्ड है। देखिए ये लेबर मार्केट है, कंपनी ने इसको हायर किया, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ टेम्प्रेरी जो भी काम है उसके बाद फायर कर दिया। अब गिग वर्कर जो भी इस गिग इकोनॉमी में लगे हैं उन्हीं को बोलेंगे गिग वर्कर। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर हो गए जैसे स्विगी जोमेटो ओला, और दूसरा हो गया नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। पंचप्रयाग उत्तराखंड में फॉर्म होता है, 5 नदियों का संगम है यहाँ पे। अलकनंदा देखिए ये आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यमुनोत्री जो है यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना नदी का ओरिजिन होता है। भागीरथी, भागीरथी यहाँ पे गौमुख ग्लेशियर है गंगोत्री के पास, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और केदारनाथ के से आपका मंदाकिनी रिवर ओरिजिन होती है, यहाँ पे एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ के पास, वहाँ से। और बद्रीनाथ के पास आपको अलकनंदा रिवर ओरिजिन होती है, यहाँ पे सतोपथ ग्लेशियर से। तो जैसे ये रिवर आगे बढ़ती हैं, जैसे ये अलकनंदा रिवर है, ये अलकनंदा रिवर, तो ये यहाँ पे धौली गंगा रिवर से मिलती है और इसके मिलन को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पे नंदाकिनी रिवर से मिलन होता है और यहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। उसके आगे जाने पे पिंडार रिवर यहाँ पे मीट होती है, ये कर्ण प्रयाग हो गया। फिर रिवर आएगी आगे, फिर यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर रुद्र प्रयाग पे मीट होती है। फिर आगे जैसे जाएंगे, फिर यहाँ पे भागीरथी रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, गौमुख ग्लेशियर से, वो यहाँ मिलती है और यहाँ पे बनता है देवप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी को बोला जाता है गंगा रिवर। तो ये आपको पांचों प्रयाग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नॉर्थ टू साउथ लगाने को दे सकता है। ये आपका सबसे नॉर्थ में है, ये आपका सबसे साउथ में है। या आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी रिवर, जब पिंडार रिवर अलकनंदा रिवर मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तो वो कर्ण प्रयाग। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैम रेडियो ये बेसिकली एक नॉन कमर्शियल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं बाय टेकिंग लाइसेंस। इसका यूज बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन। इसको अमेच्योर रेडियो भी बोलते हैं। इसका ऑपरेशन जो है डेजिग्नेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसीज अलॉट की जाती है इंडिविजुअल को, जो भी लाइसेंस लेता है तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करता है। इंडिया में इसका रेगुलेशन इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ अमेच्योर सर्विस रूल्स 1978 के तहत किया जाता है और इसका लाइसेंस किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकता है जो 12 साल से अधिक हो। मिनिमम एज 12 साल रिक्वायर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसका लाइसेंस इशू करती है। और हैम रेडियो का यूज बेसिकली डिजास्टर कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग पर्पज के लिए किया जाता है। पैका रिविलियन 1817 में हुआ था उड़ीसा में। इसके लीडर बख्शी जगबंधु थे। ये ऐसा माना जाता है कि ये पहला आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल था और ये एक रीजनल लेवल पे ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवोल्ट था। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा। एलोपैथी मीन्स होता है कि ये जिसका जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स एंड साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च बेस्ड पे इनकी मेडिसिन बनती है, जिसको अंग्रेजी दवा हम लोग बोलते हैं। मॉडर्न जो साइंटिफिक मेडिसिन है इसके लिए एमबीबीएस की डिग्री करना होता है। भोर कमेटी जो 1946 में फॉर्म हुई थी, उस कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि हमको मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए। और आयुर्वेदा बेसिकली इसके लिए BAMS की डिग्री करनी होती है। ये जो हमारे पुरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसके को बढ़ावा देता है। जोनल कल्चरल सेंटर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1985-86 में, ताकि जो इंडियन कल्चर है रीजनल लेवल पे उसको प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके। कुछ इसके द्वारा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जैसे गुरु शिष्य परंपरा,
जिसके द्वारा मेंटरिंग की जाती है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को, फोल्क एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल को, लोक तरंग फेस्टिवल, ओक्टेव फेस्टिवल जो कि नॉर्थ ईस्ट कल्चर को बेसिकली प्रमोट करता है, शिल्पग्राम रूरल क्राफ्ट प्रमोशन। ये आप देख सकते हैं कि ये 8 जो है जोनल कल्चरल सेंटर हैं, जैसे 7 हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर इसका पटियाला हेडक्वार्टर है, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जोनल कल्चरल सेंटर बेसिकली क्या है, और इसमें से आपको हो सकता है पूछ ले ओक्टेव फेस्टिवल क्या है, शिल्पग्राम क्या है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था फरवरी में, ताकि एलिफेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके और उनकी जो हैबिटेट्स हैं, जो उनका कॉरिडोर है मूवमेंट्स का, उसको मेंटेन किया जा सके। एलिफेंट को बचाने के लिए एक माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था साइट्स के द्वारा। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके द्वारा माइक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली मॉनिटर करता है इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट को, और ये ट्रैक करेगा कि जो एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग हो रही है उसको कैसे ट्रैक किया जाए और उसको ट्रैक करने के बाद उसको कैसे रोका जाए। और ये 2004 से जो है ये माइक स्कीम जो है इम्प्लीमेंटेड है इंडिया में। बायोचार, जो बायोमास होते हैं उनको पायरोलिसिस यानी उनको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो कार्बन रिच पोरस मटेरियल प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं बायोचार। जब इसको सॉइल में मिलाते हैं बायोचार को, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस कर देता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको ट्रैप करता है। पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है सॉइल एंड वाटर से, क्योंकि इसमें पोरोसिटी है। और रिन्यूएबल एनर्जी बाई प्रोडक्ट के रूप में भी ये काम करता है। अपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट अपीडा एक्ट 1985 के तहत किया गया, जो बेसिकली प्रमोट करती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को। अभी आप देख सकते हैं कि जो अपीडा एक्ट में कुछ जो कमोडिटीज़ मेंशन है जिसका एक्सपोर्ट करना है उसको बोला जाता है शेड्यूल्ड प्रोडक्ट। ये देखिए शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है यूटेरस में होती है, लेकिन जब यूटेरस में प्रेगनेंसी ना होकर जो फर्टिलाइज एग होता है स्पर्म में वो फर्टिलाइज होने के बाद यूटेरस में जो है बच्चा बड़ा होता है। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज एग आउटसाइड यूटेरस जो है इम्प्लांट हो जाए और बेबी का डेवलपमेंट हो जैसे फैलोपियन ट्यूब लीवर में, तब उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और जब ये फर्टिलाइज एग लीवर में डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं इंट्राहेपेटिक प्रेगनेंसी। वर्ल्ड में टोटल 9 न्यूक्लियर कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर एटॉमिक बम है। P5 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। ये तो P5 कंट्री हो गई जिसको NPT भी रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद 4 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप की गई है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये बॉडी वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो नोटो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली मॉनिटर करती है कि जो ऑर्गन का डोनेशन होता है उसको कैसे इन्हेंस किया जाए और जो रिक्विसाइड पर्सन है उसको कैसे वो चीज़ उपलब्ध कराया जाए। तो स्पेन में सबसे अधिक जो है ऑर्गन डोनेशन का केस होता है, क्योंकि जो इसके स्पेन की पॉलिसी है ना कि अगर वहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाता है, रूल में ऐसा है कि वो बच्चा विलिंग है ऑर्गन डोनेट करने के लिए। अगर वो चाहता है कि ऑर्गन ना डोनेट हो तो उसको लिख के देना पड़ता है कि मैं ऑर्गन डोनेट नहीं करूँगा। इसलिए वहाँ पे स्पेन में हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन होता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।